नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेंद्र सिंह रलावता ने आनासागर वेटलैंड पर बनाए गए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई से जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। रलावता ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस मुद्दे पर मौन स्वीकृति दी और उनके खिलाफ नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने इस प्रोजेक्ट के तहत हुए भ्रष्टाचार की भी निंदा की है। ये अपना दुनिया भर का जगह देते हैं कि भारत सरकार ने इतने रुपए सैंक्शन किए, ये काम किए, ये इनका है। आनासागर के चारों ओर पाथवे बनेगा और इस पाथवे का विचरण करते हैं वासुदेव देवनानी जी लेयर के साथ के अंदर। ये इसके फोटोग्राफ्स हैं जो साथ के अंदर होते हैं। ये कहते हैं ये उदयपुर की तरह से चारों साइड लाइटें लगाई जाएगी, टूरिज्म बढ़ेगा, बढ़ावा होगा, शहर का सम्मान बढ़ेगा। ये इनके फोटोग्राफ के साथ के अंदर है। उसके बाद के अंदर जब ये आनासागर झील के चारों तरफ बनता है तो ये कहते हैं कि हमारे साथ के अंदर ये 6 किलोमीटर का काम है और 6 किलोमीटर के काम के अंदर इसके साथ में करेंगे। की जांच सीबीआई करे और सीबीआई करके दूध का दूध करे, पानी का पानी करे। अगर कांग्रेस का कोई आदमी जिम्मेदार है या कांग्रेस का उस टाइम का तत्कालीन कांग्रेस पार्टी का प्रत्यक्ष उस मीटिंग में था, वो जिम्मेदार, उसके विरुद्ध कार्रवाई करो। और अगर उसी दस्तखत के ऊपर डीपीआर के ऊपर श्रीमान सम्मानित जनों के अगर दस्तखत हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने निर्भय को उठाएं, अपने काम को करें, न कि झूठी वाहवाही करें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का खौफ बनाकर, जिस तरह का ये बनाकर आप में जो जिस तरह की भ्रांतियाँ पैदा कर रहे हो कि इन कॉलोनी को तोड़ देना चाहिए, उस कॉलोनी को तोड़ देना चाहिए, मैं फिर मांग करना चाहता हूँ कि जो हमारा स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को लागू हुआ था, उसके पूर्व के जितने निर्माण हैं उनको यथाशीष किसी को भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। उसके पूर्व के जितने निर्माण हैं उनको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए। और जिन भूमि को, जिस लैंड को सरकार के हम लैंड को हम आबाद करने की बात करें, उसको तत्कालीन बाजार मूल्य से उनको मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा देने के साथ के अंदर उनमें भय का जो माहौल शहर में जो बनाने का जो प्रयास किया है, हर बार हम भय बनाते हैं। जैसे भय बना के कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो हम कहते हैं कि बोले कि धर्मों की लड़ाई हो गई। अरे विकास की बात करो। आप अपने चुनाव एनिवर्सरी में कहते हो स्कूलों के अंदर मैंने इतने कमरे बनवा दिए, तो भैया ये कमरे जो बने ये स्मार्ट सिटी के पैसे से बने, जो मास्टर कमरे बने, ये एलिवेटर जो आज की तारीख में जो काम चल रहा है वो किसके द्वारा हुआ है। इसलिए ये आज जो बना है, जो टूटा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इसीलिए आप लोगों को, तमाम साथियों को ये बुलाया था, मैंने बात करने के लिए चाहा था। और मैंने निवेदन था कि उस टाइम के अंदर इन्होंने वो जो दिया है, एक मिनट अहमद वो देना को तीनों इसका अखबार में छपा है, ये छपा है, ये भाई और उसके बाद के अंदर इधर देना भाई, ये तमाम चीजों का उल्लेख है। और आज बड़े दुख की बात है कि इतना सब कुछ मीडिया के पास आने के बाद जब स्मार्ट सिटी आती है तो स्मार्ट सिटी का मूल मकसद ये है कि जहाँ स्मार्ट सिटी होगी वहाँ 24 घंटे में नियमित रूप से पानी की सप्लाई होगी। जहाँ स्मार्ट सिटी होगी वहाँ नियमित रूप से बिजली की सप्लाई होगी। जहाँ स्मार्ट सिटी है वहाँ की जो एजुकेशन की जो क्लासें हैं वो स्मार्ट क्लासों के रूप के अंदर लगेगा। और जहाँ पे जो स्मार्ट सिटी है वहाँ के ऊपर ट्रांसपोर्ट का जो काम, जो जितनी गाड़ियाँ लगाने का काम, ये गाड़ियाँ लगाने का ट्रांसपोर्ट का काम वो होगा, सड़कों का काम होगा। ये स्मार्ट सिटी के मूल काम थे। और हम मूल काम से भटक कर कहाँ से हम शुरू हुए, कहाँ चले गए। जिनको जांच करनी थी, जिनको इसके बारे में बोलना था, और लोग बात ठीक कहते हैं कि जिसका वकील कमज़ोर होता है वो मुकदमा हारता है। और राजस्थान का दुर्भाग्य है 25 साल से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, आज विभिन्न पदों पर वो बैठे हुए हैं। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो यहाँ थे तो उसके अंदर ये रहा। अब लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा ये नहीं है, बीजेपी सरकार कांग्रेस की थी। ये जब आपके सामने अमित शाह जी का रोड शो होता है, उस रोड शो के अंदर
ये विज्ञापन लगता है। इस विज्ञापन के ऊपर वासुदेव देवनानी जी की फोटोग्राफ लगा हुआ है और इसके ऊपर ये सब काम लिखा हुआ है। इसके साथ के अंदर जब इसका शिलान्यास होता है पाथवे का, तो इस शिलान्यास के अंदर ये अशोक गहलोत जी के साथ वासुदेव देवनानी जी का बाटे पे नाम लिखा होता है। ये बाटे के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है यह सांसद का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद जब आपके यातायात का जो है ना कि आपका एलईडी जो ब्रिज बनता है वो अपनी उपलब्धि बताते हैं कि ये मेरी उपलब्धि है। ये एलईडी जो ब्रिज किसकी उपलब्धि है? मेरी उपलब्धि है। इसको भी यानी कि ब्रिज फोटोग्राफ के साथ के अंदर इसके साथ ही अनासागर में जब पाथवे बनता है तो पाथवे के ऊपर कि अब की बार फिर मौका दीजिए, और ये पूरा विज्ञापन प्रसारित करवाया जाता है जिसमें देवनानी जी के फोटो के साथ के अंदर ये आपका जो है बोले पाथवे का पूरा है और पाथवे का ये तो पूरा लगाकर इसी के साथ जब सुभाष उद्यान के अंदर काम होता है तो उसके ऊपर भी कहा जाता है कि ये काम और अगली बार कांग्रेस को बीजेपी को चुनिए। इसके साथ महात्मा गांधी का ये इसका स्वागत होता है। इसके साथ के अंदर ही अनासागर झील के चारों पाथवे, एलिवेटेड रोड, ये सब का सब है। मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया भर का उसके बाद ये तमाम चीज़ें होने के साथ जब उसके अंदर से जब ये पूरी बात आती है तो ये कहते हैं ये पाथवे, ये प्रक्रिया दीन है। ये फोटो मेरी है, किसकी है? ये फोटोग्राफ किसका है? क्षेत्रीय विधायक का फोटोग्राफ है। जब ये पूरा कहते हैं और उसके बाद मुझे ऐड करके एक बात लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? एलिवेटेड रोड, पाथवे, एयरपोर्ट, 7 वंडर्स, स्मार्ट सिटी तक बना दी। कुछ जागरूक लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या की जाती है? ये 7 वंडर से लेके सब वासुदेव देवनानी जी के कोटे के अंदर दर्ज कराए जाते हैं। और ये पूरा का पूरा करने के साथ जब ये लोग करते हैं तो मेरा कहने का मतलब है जब आपने शाबाशी लेने का काम किया, जनता का वोट लेने का काम किया, जनता को छलने का काम किया, तो आज कम से कम इस जिम्मेदारी को भी आप स्वीकार कीजिए कि इनका निर्माण गलत जगह पे हुआ और निर्माण होकर 120 करोड़ का जो नुकसान इस देश की जनता का जो हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को मैंने पत्र भी लिखा है और मैं मांग करता हूं कि संपूर्ण कार्य की जांच की जाए। इसमें अधिकारियों के साथ साथ वो राजनेता जो सीबीआई के अंदर दस्तखतों में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी सीबीआई जांच करके आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए और वासुदेव देवनानी जी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसकी मैं मांग करता हूं कि जब आप एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, मैंने 15 जगह के कागजात आपके सामने दिए, कोई काम होगा हमने कर दिया तो भैया गलत हुआ है तो स्वीकार भी कीजिए, स्वीकार करके अपने दायित्व को निर्वाह करिए। और कई लोगों को उठा के सामने बैठा देते हो कि ये कांग्रेस के राज में हुआ। अरे भाई, मैं क्या नाम लूँ आपको? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था सुरेंद्र सिंह जी का, धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि जो जानकारी उनको है, जो उन्होंने एनजीटी के अंदर रहने के बोले दावा किया, वो आपके यहाँ के विधायक को नहीं है। तो जो जानकारी उनको थी वो विधायक जी को होनी चाहिए थी, पार्टी के मंच के बाद उनको बताया जाना चाहिए था। और आज की तारीख में अगर ये जानकारियाँ अगर उनको नहीं है, आज ये तमाम जो लड़ाइयाँ लड़ने के बाद खाली शेयर लेने का जो काम किया जा रहा है, ये करे कि जब तोड़ो बनावे तो हम, तोड़े तो हम, टूट जाए तो जिम्मेदार तुम। अरे भैया, किसी की जिम्मेदारी तय करो। ये पैसा इस देश का पैसा है कि आप लोग अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर मेरे छोटे से निमंत्रण पे आप जो पधारे हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको समय इसलिए आज मैंने बुलाया कि पिछले दिनों के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे एनजीटी हो, उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई के ऊपर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। 25 जून 2015 को अजमेर और वाराणसी को स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया था। 25 जून 2015 को, और इसका सब कुछ बनने के बाद
2016 से इसका काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार थी, अजमेर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। 1947 करोड़ की स्मार्ट सिटी की योजना है। इसमें 50% पैसा भारत सरकार का होता है, 30% पैसा राजस्थान सरकार का होता है, 10% पैसा नगर निगम का और 10% पैसा ईडी का होता है। ये मिलके 100% होता है। जब इसकी डीपीआर बनी, इसके काम शुरू हुए, उस टाइम के अंदर राजस्थान में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे अजमेर के अभी के वर्तमान के राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और उस समय सरकार के अंदर वो राज्य मंत्री थे राजस्थान की सरकार के अंदर। आज वो कहते हैं कि विधायकों को वो नहीं बुलाया गया। कि ये संभव है कि राजस्थान सरकार का मंत्री उस डीपीआर की मीटिंग के अंदर नहीं बैठे, जबकि यहाँ नियम में साफ स्पष्ट प्रावधान है। जो स्मार्ट सिटी है उसकी गवर्निंग काउंसिल के अंदर यहाँ का सांसद मेंबर होगा, यहाँ का विधायक मेंबर होगा, यहाँ का मेयर मेंबर होगा, यहाँ का एडीए का जो चेयरमैन जो होगा वो मेंबर होगा, यहाँ का कलेक्टर वो उसका मेंबर होगा। उसका पूरा गठन करके इसकी जो डीपीआर बनी और बनने के बाद जब इसका काम शुरू हुआ, आज एक तरफ 1947 करोड़ रुपया अजमेर के अंदर लगा। अजमेर स्मार्ट बनना था, पर अजमेर कहाँ से कहाँ बन गया वो आप लोगों के सबके सामने है। न हमने मास्टर प्लान का ध्यान रखा, न हमने हरित क्रांति का ध्यान रखा, न शहर के डेवलपमेंट का ध्यान रखा। जनता के साथ बैठ के बात करते हैं तो हमसे गलती हुए, हमें स्वीकार करनी चाहिए। हमें उस मोटिवेशन को स्वीकार करने के बाद उस दुरुस्त करने की बात करनी चाहिए। तो मैं इन्हीं तमाम बातों को लेकर आप तमाम साथियों के बीच में आया था। मेरी तरफ से आप लोग सब पता है, मैं आपसे कहूँगी आज की तारीख के अंदर मैंने पूरी चीज़ बता दी आपको। चाहे पटेल मैदान के अंदर जो चीज़ बनी है वो पटेल मैदान का स्वरूप खराब किया गया। चाहे आज पटेल मैदान के अंदर एक रेस्टोरेंट आप बंद करते हो और दूसरा यार वहाँ पे आप होटल दे देते हो। किस परिधि के रूप में आप होटल दे रहे हो? किस तरह से आप बने कि आज़ाद पार्क उसको ख़त्म करके उसको जो आज़ाद पार्क को कमर्शियल चीज़ें बना देते हो, होटलें बना देते हो, कमरे बना देते हो और कमर्शियल चीज़ में दे देते हो। कहीं तो रुकावट होनी चाहिए। ऐसे ट्रिबल्स इंजन की सरकार अब नहीं चाहिए अजमेर को। अजमेर बहुत हो गया, एक सरकार, दो सरकार, तीन सरकार, जब ट्रिबल्स इंजन की सरकार। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब ये 16 में लागू हुई तो कौन था ईडी का चेयरमैन? शिवशंकर जी हेड़ा। भारत सरकार के मंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन थे? क्या आपके नरेंद्र मोदी जी। और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी कौन थे? वसुंधरा राजे जी। और नगर निगम में मेयर कौन थे? धर्मेंद्र जी गहलोत। 24 इंजन की सरकार, फिर भी नहीं विकास, फिर भी सड़कें उदास, फिर भी पानी की तरह 72 घंटे में पानी मिल रहा हो। उसमें फिर बैठ के कभी बात करूंगा इसी मुद्दे पर। जिस तरह का झूठ को, जो एक बात कहते हैं कि बीजेपी में है, एक बात को 100 बार बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, उसी सिद्धांत पे चलते हुए अब ये बात बोल के अजमेर की जनता के बीच में गले में ये बात उतारने की बात की जा रही है। तो इन बातों को मैं उजागर करने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। आपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर आप पधारे, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज अजमेर के नगर निगम में फाग महोत्सव व होली महोत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बाहर से आए हुए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। महापौर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें उपस्थित समस्त पार्षदों ने जमकर फाग महोत्सव का आनंद लिया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त पार्षद और कलाकारों ने फूलों की होली खेलकर वातावरण को बड़ा ही आनंदमय बना दिया। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी नगर निगम द्वारा फागुन महोत्सव का आयोजन नगर निगम परिसर में रखा गया है। आज कई रंगारंग कार्यक्रमों के साथ होली की मस्ती और धूमधाम से मनाई जाएगी। खुशियों का यह त्यौहार, रंगों का यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से नगर निगम परिवार
आज नगर निगम परिसर के अंदर बड़ी हर्षोल्लास से मना रहा है। आज का हमारा कार्यक्रम माननीय सभी उपस्थित हैं, महापौर महोदय की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है। माननीय डिप्टी मेयर साहब भी यहाँ पर हैं और सभी पार्षद बंधुओं कर्मचारियों की अलग अलग प्रस्तुतियों के साथ रंगारंग कार्यक्रम देने पधारे। हर वर्ष की तरह यहाँ पर हमारे गोपाल बंजारा जी, उनकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और नगर निगम परिवार, जैसे कि आपको मालूम है, हर वर्ष कुछ ना कुछ कार्यक्रम करता आ रहा है। इसलिए आज भी होली से पूर्व फागुन महोत्सव का आयोजन नगर निगम परिसर में रखा गया है। आपके चैनल के माध्यम से अजमेर शहर वासियों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को होली की ढेर सारी बधाइयां। जय श्री राम। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में एचकेजी के छात्रों का दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने संगीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत किए। मुख्य आकर्षण ग्रेजुएशन डे था, जिसमें छात्रों को गाउन और कैप पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद होली उत्सव मनाया गया, जहां सभी ने रंगों का आनंद लिया। प्राचार्य संजय दत्ता ने कहा, हमारा उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखारना और उन्हें आत्मविश्वास देना है। पंचील नगर स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में एचकेजी के नन्हे मुन्नों का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नन्हे छात्रों द्वारा अभिभावकों के स्वागत भाषण से हुआ। स्वागत भाषण में बच्चों ने अपनी मासूमियत और विनम्रता से सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ में छात्रों ने कीबोर्ड और तबला पर अपनी संगीत प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस संगीत शोकेश में क्लासिकल से लेकर आधुनिक धुनों तक का समावेश था, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद एचकेजी के बच्चों द्वारा एक मनमोहक गीत प्रस्तुत किया गया। समारोह में हिंदी और अंग्रेजी भाषणों द्वारा छात्रों ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। एचकेजी और एलकेजी के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए नृत्य कार्यक्रमों ने समारोह की शोभा बढ़ा दी। रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों की ताल पर थिरकती काया देखकर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। समारोह का मुख्य आकर्षण एचकेजी, ए, बी, सी और सेक्शन के छात्रों का ग्रेजुएशन डे था। प्री प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के उपलक्ष्य में बच्चों को विशेष ग्रेजुएशन गाउन और कैप में सजाया गया था। प्रत्येक सेक्शन के ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए और भविष्य के सपनों के बारे में बताया। इसके पश्चात हर सेक्शन के साथ समूह तस्वीर भी ली गई, जिसके क्षण सभी के लिए यादगार बन गए। इसके पश्चात अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में विजयी रही छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके बाद शीशा शो केस के अंतर्गत स्कूल की विशेष उपलब्धियों, परियोजनाओं और नवाचारों का प्रदर्शन किया गया, जिसने अभिभावकों को स्कूल की शैक्षिक गुणवत्ता से अवगत कराया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में छात्रों द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया। अंत में आयोजकों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया, जिसमें समारोह के सफल आयोजन के सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया। औपचारिक कार्यक्रम के समापन के बाद स्कूल के पार्किंग क्षेत्र में होली उत्सव का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंगों के त्यौहार का आनंद लिया। पारंपरिक होली गीतों पर थिरकते हुए सभी ने इस अवसर का भरपूर आनंद उठाया। स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी के लिए पारंपरिक होली व्यंजनों जैसी गुजिया, मठरी आदि की व्यवस्था भी की गई थी। बताइए, आज फर्स्ट टाइम बच्चों का ग्रेजुएशन डे मनाया। आज सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में हमने एचकेजी के बच्चों का ग्रेजुएशन डे सेरेमनी मनाया, जिसमें हमारे एचकेजी के करीबन 100 बच्चे प्रमोट होकर क्लास 1 में जा रहे हैं। उनके लिए आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया, जहां पर उन्होंने कीबोर्ड, तबला ये इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करे। कुछ बच्चों ने गाने गाए, कुछ बच्चों ने स्पोर्ट्स में जो उन्होंने सीखा उसका प्रदर्शन किया, और सारे बच्चों को ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट के साथ हम लोगों ने एक अच्छा सा ग्रेजुएट कर कर उन्हें फर्स्ट क्लास में भेजा है। डांसिंग और वो भी हुई यहाँ पे। डांस का तो कुछ बच्चों ने डांस किया है और कुछ बच्चों ने अच्छा म्यूजिक भी सिंग किया है। आज शुभदा स्कूल के दिव्यांग विशेष बच्चों ने प्रगति नगर कोटड़ा स्थित श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में पहुंचकर आवासियों के साथ होली महोत्सव का आनंद लिया। इस अवसर पर आश्रम के स्टाफ द्वारा आवासियों और विशेष बच्चों के साथ फूलों की होली खेली, गुलाल लगाया और आशीर्वाद लिया। फिर सभी ने होली गीतों पर डांस कर उत्सव का आनंद लिया। अंत में स्टाफ ने बच्चों और आवासियों को अल्पाहार परोसा और होली के उपलक्ष्य में पैकेट्स वितरित किए। आज शुभदा स्कूल के दिव्यांग विशेष बच्चों और स्टाफ द्वारा श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में एक आनंदमयी और उल्लासपूर्ण होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों और स्टाफ ने वृद्धाश्रम के आवासियों के साथ फूलों की होली खेली और गुलाल लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी ने होली के गीतों पर डांस कर इस रंगीन पर्व का भरपूर आनंद लिया और उत्सव का उल्लासित माहौल बनाया। कार्यक्रम के अंत में स्टाफ द्वारा समस्त दिव्यांग बच्चों और वृद्धाश्रम में निवास करने वाले आवासियों को अल्पाहार परोसा गया और आश्रम की ओर से होली के उपलक्ष्य में सभी को पैकेट्स वितरित किए गए।
इस अवसर पर डॉक्टर भरत चबलानी, शंकर बदलानी, मुकेश चोहल, चंद्र नोतानी, मीना शर्मा सहित अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। यह आयोजन दिव्यांग बच्चों और वृद्धाश्रम के आवासियों के बीच एक सजीव और सकारात्मक संबंध स्थापित करने में मददगार रहा। सभी ने इस कार्यक्रम को अत्यंत खुशी और उत्साह के साथ मनाया और इसे एक यादगार पल के रूप में याद किया। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने एक और बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद सरोज उर्फ रिप्पोन को पुलिस ने दरगाह क्षेत्र में गिरफ्तार किया, जो 10 साल पहले बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर भारत आया था और लंबे समय से खानाबदोश के रूप में रह रहा था। पुलिस मुख्यालय की ओर से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस अभियान के तहत अब तक 18 बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत माननीय आईजी साहब और एस साहब के आदेश अनुसार दरगाह थाना क्षेत्र में अवैध रूप से निवास करने वालों की पहचान और निष्कासन के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। विभिन्न इंटेलिजेंसियों से समन्वय कर एक एसटीएफ द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो निरंतर जारी है और आज उसी क्रम में एक और व्यक्ति सरोज उर्फ रिपोन सन ऑफ मोहम्मद हबीब जो 48 ईयर्स का है, मीरपुर ढाका बांग्लादेश का रहने वाला है, उनको दस्तयाब किया गया। सर ये कब से रहता है? ये अभी इसके बारे में पूछताछ जारी है। पता चला है कि कुछ समय से यह निवास कर रहा है। आज सूचना केंद्र बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारियों द्वारा बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य कराने का विरोध किया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समिति ने आरोप लगाया कि सूचना केंद्र परिसर में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से अनाधिकृत निर्माण किए गए हैं और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा भी किया गया है। सूचना केंद्र में बिना अधिकृत स्वीकृति लिए हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण कर लिया गया है, जिसकी कोई स्वीकृति जारी नहीं है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारियों को और नेताओं को भ्रष्ट तरीके से इनको अवगत नहीं कराया और इसका गुपचुप के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कर लिया। हमारी मांग ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच करके भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके जनता के पैसे का जो दुरुपयोग किया गया इनके वेतन से भरपाई की जावे और निष्पक्ष जांच की जावे। राजेंद्र प्रसाद माथुर, संयोजक, सूचना केंद्र संयुक्त संघर्ष समिति, सूचना केंद्र बचाओ समिति अजमेर। फागुन लकी मेले के उपलक्ष्य में श्री श्याम नवयुग मंडल अजमेर द्वारा आयोजित 15वीं निशान विशाल पदयात्रा 2 मार्च को श्री श्याम मंदिर सुंदर विहार कॉलोनी पर्वतपुरा से प्रारंभ हुई। इस यात्रा में श्रद्धालुओं ने श्याम बाबा, जीण माता जी और सालासर बालाजी के दर्शन किए और प्रसाद अर्पित किया। 7 मार्च को यह यात्रा श्री श्याम मंदिर सुंदर विहार कॉलोनी पर्वतपुरा वापस पहुंची। आज हजारों भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित समस्त भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। कि आप सबको पता है, हर वर्ष की बात नहीं, इस वर्ष भी बाबा श्याम बाबा का विशाल मेला फागुन मास में लगा था। ये मेला यहाँ से सुंदर विहार कॉलोनी पर्वतपुरा से बाबा श्याम की विशाल पदयात्रा, जो कि अब तक की 15वीं विशाल पदयात्रा थी, ये पदयात्रा खाटू श्याम से फिर जीण माता से सालासर बालाजी सालासर बालाजी वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके फिर वापस पर्वतपुरा बाईपास पहुंची। ये पदयात्रा पर्वतपुरा बाईपास पहुंचने के बाद इस यात्रा का स्वागत किया, बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। इसके पश्चात जो पदयात्रा 11 के दिन एक बहुत ही बड़ी महाआरती होती है। इसके अंदर 2,500 से 3,000 श्रद्धालु पधारते हैं और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ अगले दिन यानी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की बारिश के दिन यहाँ एक महाआरती होती है, जिस पर महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है, जिसमें बारिश के दिन शुक्ल पक्ष की फाग बारिश के दिन महाआरती के अवसर पर 5 से 7,000 श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं, जहाँ पर श्याम नवयुग मंडल की ओर से श्याम नवयुग मंडल की गुलाब आरती से उनका स्वागत किया जाता है और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर जो अपने सारा जो कार्यक्रम होता है, जो संयोजक बालाराम जी सैनी के द्वारा संभाला जाता है और नवयुग मंडल की टीम है जो हमेशा यहाँ पर अपने
श्रद्धालु पदार्थ है, श्याम प्रेमी पदार्थ है, वो स्वागत करते हैं और उनकी सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। आप सभी श्याम प्रेमी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रसादी को ग्रहण करें और कार्यक्रम सफल बनाएं। और श्याम प्यारे की जय हो। आज जन शिक्षण संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी कला और संस्कृति का अद्वितीय प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार की नृत्य और गायन प्रस्तुतियां दी गई, जिनका सभी उपस्थित लोगों ने आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। नमस्कार, मैं सीके पोरवाल, चेयरमैन जन शिक्षण संस्थान अजमेर। जन शिक्षण संस्थान एक व्यावसायिक शिक्षा देने का काम कर रहा है और अजमेर में हम लोग 79 से ये काम कर रहे हैं। ये भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक स्कीम है जो अभी पूरे देश में लगभग 300 जिलों में चल रहा है। अजमेर भी उनमें से एक बहुत पुराना जिला है। और आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सूचना केंद्र अजमेर में एक एग्जीबिशन लगाई है। जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो सेंटर्स पे सीखते हैं, उन लोगों ने जो प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं वो भी डिस्प्ले किया है और महिलाओं के कुछ कार्यक्रम भी हैं। इस अवसर पर मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हमें एक्चुअल में 8 तारीख को सेलिब्रेट करना था, लेकिन 8 तारीख को कुछ कारण से अजमेर बंद होने के कारण से आज इसको हम 12 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी सभी महिलाओं के लिए शुभकामनाएं। मेरा नाम सीके पोरवाल है और अभी मैं चेयरमैन के रूप में काम कर रहा हूँ। पहले मैं जन शिक्षण संस्थान में डायरेक्टर के रूप में काम किया है। मैंने अजमेर में काम किया है, मैंने कच्छ गुजरात में काम किया है, बीकानेर में भी काम किया है। इससे पहले मैं लोक जुम्बिश में प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में जैसलमेर में मैंने काम किया है। तो मेरा जुड़ाव शुरू से ही एजुकेशन के प्रति रहा है, शिक्षा के प्रति, और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए हम क्या बेटरमेंट कर सकते हैं। और अभी भी मैं नॉन फॉर्मल रूप से कुछ बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूं। उनके लिए हम कुछ कोचिंग क्लासेज चलाते हैं और कुछ ऐसे सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह जन शिक्षण संस्थान द्वारा सूचना केंद्र परिसर में मनाया जा रहा है। इसमें गत वर्ष के जो सफल लाभार्थी थे उनको प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा जो उत्पाद तैयार किए गए हैं उनकी प्रदर्शनी का भी यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। तो आज कार्यक्रम में लगभग 200 लाभार्थी यहाँ पे शामिल हुए हैं, जिनको कि प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। श्वेता आनंद, निदेशक जन शिक्षण संस्थान। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा फाग महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसमें नाटक मंचन भी शामिल रहा। इस कार्यक्रम में जिला बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता सहित न्यायिक कर्मचारी उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति जिला बार एसोसिएशन अजमेर का जो होली महोत्सव का जो कार्यक्रम होता है वो पूरे राजस्थान में बार और बेंच के लिए माना जाता है। और जिस प्रकार से आज भी हमारे बार और बेंच के द्वारा ये होली महोत्सव भव्य रूप से मनाया गया, इसमें एक दूसरे के रंग लगाया गया, फूलों के साथ में होली खेली गई और बार और बेंच के दोनों ने प्रस्तुतियां दी। इसमें हमारे शानदार संगीत और हमारे चुटकुले, हंसी मजाक के कार्यक्रम, हमारे मारवाड़ी गाने और इस प्रकार के इसके अंदर बार और बेंच के ही कलाकार होते हैं। और हमारी कार्यकारिणी और समस्त अधिवक्तागण और बार के और बेंच के सभी न्यायिक अधिकारीगण, सम्मानीय डीजे साहब, बहुत हमने फुल आनंद के साथ में ये खुशियों का त्यौहार मनाया। और होली के इस अवसर पर सबको यही कहा कि जो भी मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखे, आपस में हंस खेल के रहे और बार और बेंच का मधुर व्यवहार रहे। बार और बेंच हंसते मुस्कुराते हुए आम जनता के काम करती रहे और आगे बढ़ती रहे। इस प्रकार का बहुत शानदार होली महोत्सव मनाया गया। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।